सो लेट अस स्टार्ट। दूसरा, सिर्फ खासकर फार्मिंग कम्युनिटी से कहना चाहूँगा, जो लोग पोल्ट्री के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, पोल्ट्री के फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, कि अपने आप को एक किसान मत समझिए, अपने आप को एक फार्मर मत समझिए। आप इस देश के लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं जो व्यक्ति की सबसे प्रमुख आवश्यकता है। तो हम आपको अन्नदाता के रूप में देखते हैं, हम आपको उस दृष्टि से देखते हैं कि इस देश के लोगों के पेट भरने की जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पे उठा के रखी है। अपने देश की तरफ देखिए एक बार, क्योंकि सुबह जब प्रमुख सचिव साहब से मैं बात कर रहा था तो ही वांटेड टू मेक कि आसाम को हम नेशनल मैप पे कैसे ला सकते हैं, इंटरनेशनल मैप पे कैसे ला सकते हैं। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स जो फार्मर्स के, जो हमारे पोल्ट्री के छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके इंटरवेंशन से खासकर आने वाली चीज़ें जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जैसे सुबह ओपी सिंह जी ने कहा, खाने का जो भी पदार्थ आप संश्लेषित करते हैं, बनाते हैं, उसकी गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जो पदार्थ बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी गुणवत्ता इस लेवल की भी ना हो कि हम बाजार में उसको भोज्य पदार्थ के रूप में उसका व्यापार कर सकें। ये सारी चीजें दिखाने के पीछे उद्देश्य ये है कि हमारे पास लगभग अभी 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जो सब लेजिटिमेट वे में इस कार्य को कर रहे हैं। अब अगर आपको लीड करना है इनके बीच में, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा, जिससे आप अपने आप को इस रेस में सबसे आगे ले जा पाएं। इंपॉर्टेंट चीज है हमारे देश की, जो लगभग 37% पॉपुलेशन है, जिसमें हमारे युवा आते हैं। वो हमारे लोग हैं जो 25 साल से 45 साल के बीच के लोग हैं और कार्य करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं। और उन लोगों के हाथों में अगर ये चीजें आती हैं, नॉट एज ए ट्रेडिशन बट एज ए पैशन, तो डेफिनेटली आने वाले समय में वो अपने पैशन को पूरी स्ट्रेंथ के साथ जस्टिफाई करते हैं और जिस भी लक्ष्य के पीछे वो जुटेंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे। ये फिगर आपने कई बार देखी होगी, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप, हमेशा हमारे देश की जो कैटेगरी है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय में हम कहते हैं कि हमारे यहाँ लगभग 2.5 से 3 करोड़ बच्चे कुपोषित हैं। सुबह भी मैंने आपसे बात की थी, सिर्फ पेट भरना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि संतुलित भोजन आपके बच्चों के पेट में, आपके युवा के पेट में, आपकी महिलाओं के पेट में जाए, वो आपका उद्देश्य होना चाहिए। तब आप इस माल न्यूट्रिशन से, इस कुपोषण की समस्या से भी निजात पा सकते हैं। तो पोल्ट्री फार्मर भाइयों, आप भी इस लड़ाई का एक हिस्सा बन सकते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट बना के, एक अच्छा प्रोटीन देने वाले पदार्थ को प्रोड्यूस करके और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके। कुछ डेटा आपको देता हूं मैं। हर 10 साल में हमारे देश की जो सरकार है वो लोगों के बीच में उनके स्वास्थ्य का सर्वे कराती है, और उस स्वास्थ्य के सर्वे से हमको पता चलता है कि हमारे यहाँ की जो समस्याएं हैं वो किस लेवल पे हैं, कितनी हैं और कौन सी हैं। और हर स्टेट में ये एक असेसमेंट होता है, इसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहते हैं। और लास्ट 2 सर्वे को अगर हम कंपेयर करें, 2005-06 को और उसके बाद 2015-16 को, तो कुछ ऐसी फिगर हमको दिखाई देती है कि बच्चों के जो सर्वे थे उसमें अंडरवेट कितने थे, स्टंटेड कितने थे, वेस्टेड कितने थे, एनीमिक कितने थे। आप देखेंगे जो नारंगी रंग का आपको बार दिखाई दे रहा है वो 2005-06 का है, और जो उसके साइड में आपको हल्के से हरे रंग का दिख रहा है वो 10 साल बाद का है। और आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा 10 सालों में अंतर नहीं आया। और 10 सालों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने का कारण सिर्फ और सिर्फ संतुलित भोजन का ना मिलना है। भोजन हमारे देश में पर्याप्त है, बट संतुलित भोजन का ना मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। और खासकर हम कहते हैं कि इस देश में 50% जो बच्चे हैं, जो भी डेथ होती हैं उसमें 50% सिर्फ कुपोषण के कारण होती हैं। बीमारियों से नहीं होती हैं, कुपोषण से होती हैं।
वो समस्या जिसको हम अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, खासकर उन पदार्थों को देकर के, उन चीजों को देकर के जो इस कुपोषण की समस्या से निपट सकते हैं। कुपोषण की समस्या बहुत हल्की या बहुत सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये एक बड़ा विशेष सर्कल है जिसको ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर ये पैदा कैसे होती है, और इसका जो साइकिल होता है वो गर्भवती मां से लेकर के बच्चे तक हर स्टेज पे, हर स्टेप पे अगर आप देखें तो एक दूसरे से मिलता जुलता दिखाई देता है। इसका मतलब ये समस्या किसी भी पॉइंट पे एंटर कर सकती है और किसी भी पॉइंट पे समस्या पैदा कर सकती है। अब सिर्फ ये देखिए कि जो 10 सालों में हम लोगों ने किया उसका परिणाम क्या दिखाई दिया। ऊपर वाले जो बार आप देख रहे हैं, जो समस्या स्टंटेड ग्रोथ की थी, बच्चों के छोटा रह जाने की थी, वो 42% से कम होकर सिर्फ 37% हुई। जो वेस्टेड चिल्ड्रन थे वो 48% से 22% हुए, और जो अंडरवेट थे वो 39% से 34% हुए। 4 से 5% एंड ड्यूरेशन इज 10 ईयर्स। और खासकर आप देख रहे होंगे इसमें एक नीचे वाला जो कॉलम मैं दिखा रहा हूं उसमें ये माल न्यूट्रिशन के जो डेटा हैं उसमें एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी अपीयर हुआ है, एंड दैट इज मेघालय। जबकि हम कहते हैं कि मेघालय इज ऑलमोस्ट 99% नॉन वेजिटेरियन स्टेट। बट देन फिर ये समस्या क्यों पैदा होती है और इस समस्या से हम कैसे निपट सकते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। फूड हैबिट्स ओपी सिंह जी ने अच्छे से डिस्कस की। एक नई चीज आपको मैं बता देता हूं, खासकर अपने कंट्री में जो उभर के आ रही है। अभी जो रीसेंट नेशनल हम लोगों का रैंडम सर्वे होता है, रैंडम सैंपल सर्वे, वो जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक नया डेटा हमको दिया है, नया आंकड़ा दिया है, और वो आंकड़ा कम से कम हमें तो संतुष्ट करने वाला है। वो ये कि हमारे देश का जो पॉपुलेशन है, खासकर 17 साल से 25 साल के बीच का, उसमें से लगभग 70% लोग नॉन वेजिटेरियन हो चुके हैं। ये स्टेट वाइज थोड़े से फिगर हैं, बट इनको क्लब करके अगर हम देखें तो इस एज ग्रुप में खासकर जो युवा वर्ग है, विच इज मोस्ट एलिजिबल टू वर्क, उनमें से लगभग 70% लोग नॉन वेजिटेरियन हो चुके हैं। दिस शोज द स्कोप ऑफ आवर ओन इंडस्ट्री, आइदर एग और मीट। इट मीन्स इन ए टाइम टू कम ये पॉपुलेशन अगले 10 साल शिफ्ट ऊपर होगा, तो जो 35 से 45 साल जाएगा, 45 साल से 55 साल जाएगा, उसमें भी आपकी खपत लगभग 20% बढ़ेगी। यह थोड़ी खुश होने वाली बात है, वो भी आपसे चर्चा कर लूं। अगर अपने देश की बात करें, हम दूध प्रोड्यूस करने में वर्ल्ड में नंबर 1, अंडा प्रोड्यूस करने में वर्ल्ड में नंबर 3, मीट प्रोड्यूस करने में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पोल्ट्री मीट, आई एम टॉकिंग अबाउट मीट फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स, मीट सारे सेक्टर का मिला करके 5वीं स्थिति में हम लोग हैं। अगर हम देखते हैं फिश प्रोडक्शन में वर्ल्ड में 2nd नंबर पे हम हैं। बट ये कलेक्टिव डेटा है, ये हमें खुश करने के लिए काफी हैं। बट अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखें, रैशनलाइज करें, तो स्टिल वो पहले वाला जो सीन मैंने आपको दिखाया कि स्टिल हमारे यहां माल न्यूट्रिशन की समस्या दिख रही है, वो दिखती रहेगी। अगर हमारे एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर ने ग्रो किया है तो उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, और वो आवश्यकता जो देश की आवश्यकता है उसके अनुरूप ग्रो किया है। अगर अपने देश को हम देखें तो जो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन में, सिस्टम में, वो पोल्ट्री में हुआ है। 1970 के पैसे, हम 1970 के पहले जो बैठे हुए हैं, हम लोगों में से कितने लोग मुर्गी को जानते थे? मुर्गी को उस प्रकार से जाना जाता था कि घर में पिछवाड़े में है, अंडा दे दिया तो घर वाले इस्तेमाल कर लेंगे। जब त्योहार आता था तो लोग उसका मीट एंजॉय कर लेते थे। बट जैसे जैसे समय बीता, 1972 में भारत सरकार ने पहला इंटरवेंशन किया था जर्मप्लास्ट को इंपोर्ट करके, और उसके साथ 4 सेंट्रल पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म बना के, जहां ब्रीडिंग ऑपरेशन शुरू हुए थे, और आज का जो बर्ड हम देख रहे हैं वो उसकी शुरुआत थी। और उसके बाद 1980 के दशक में आते आते हम लोगों ने ब्रॉयलर को आते देखा कि एक बर्ड जो 6 महीने में 1 किलो वजन लेता था,
वो ऑलमोस्ट 2 महीने में 1 किलो वजन लेने लगा। आज की तारीख पे 23 से 24 दिन में 1 किलो वजन ले लेता है, 21 दिन में 1 किलो वजन ले लेता है। इट मीन्स जो साइंटिस्ट थे हमारे, उनने डे एंड नाइट आपके साथ काम किया। और जितने फार्मर्स हैं हमारे यहाँ बैठे हुए, मेरी गुजारिश है कि आप इन बातों को थोड़ा समझें कि समय के अनुरूप हमें बदलना होगा, प्रैक्टिसेस चेंज करनी होंगी, और तब इस बर्ड से, इस वंडर बर्ड से हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले पाएंगे। अब जो इंडियन पोल्ट्री सेक्टर है वो कई जगह काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि आपको एक संतुलित भोजन देता है। तो संतुलित भोजन देने का एक बहुत अच्छा सोर्स है ये सेक्टर। दूसरा, इस सेक्टर में अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम देखें तो काफी लोगों के लिए जीवन यापन की व्यवस्था भी करता है, खासकर रूरल बैकयार्ड है हमारा जो, और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर हो चाहे पोल्ट्री हस्बेंड्री सेक्टर हो, यूजुअली इस सेक्टर में महिलाओं का वर्चस्व है। घर में अगर आप जानवर पालते हैं, घर में आकर अगर मुर्गी पालते हैं, तो मैंने बहुत कम ही देखा है कि घर का जो मेल मेंबर होता है वो इनको देखभाल करे। अधिकतर महिलाएं इसकी देखभाल करती हैं, जो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो इसलिए कि आपके घर में आपको पालने पोसने की जिम्मेदारी, ट्रेडिशनल वे में तो हम कहते हैं कि घर के मुखिया की होती है, बट अधिकतर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो घर की माताएं होती हैं। आपका भोजन कैसे बनेगा, आपको भोजन कब मिलना है, आपको कब किस चीज की आवश्यकता है, अगर उसके हाथ में ये प्रोडक्शन का सिस्टम है तो डेफिनेटली आप ये मानिए प्रोग्रेसिव रहेगा, आने वाले समय में प्रॉस्पर करेगा और उनका एम्पावरमेंट भी करेगा और वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम भी कर पाएंगे। इंडस्ट्री को बहुत छोटे शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा। 2 तरीके के हमारे यहाँ बर्ड हैं अभी, हालांकि बर्ड्स तो बहुत तरीके के हैं, वो भी डिस्कस करूंगा, बट मोटा मोटा हम पालते हैं मीट के लिए और अंडे के लिए। खासकर आसाम में ये देखा गया है कि आप लोग ब्रॉयलर या मीट पालने वाले बर्ड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और प्रेफर करने के पीछे रीजन भी है, कम समय में आपका लागत होता है वो मूल्य और फायदे के सहित आपको वापस मिल जाता है। 1 महीने के अंदर इकलौता ये ऐसा बिजनेस है जो आपकी लागत और लागत के साथ आपके फायदे को भी आपको लौटा देता है। सो इट इज एज गुड एज अ सैलरीड पर्सन, जो 1 तारीख से 30 तारीख तक काम करता है, 31 को अपना सैलरी लेता है और घर जाता है। सो इट इज नॉट हैविंग अ लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, सो दैट टेम्प्ट्स यू कि कभी भी हम इसको स्विच ऑन कर सकते हैं, कभी भी स्विच ऑफ कर सकते हैं। हमको लगता है कि इस समय पे मार्केट का डिमांड ज्यादा है, हम रख सकते हैं, हमको लगता है मार्केट का डिमांड नहीं है, बंद करके क्लोज कर सकते हैं। एंड परहैप्स आसाम में जो मैक्सिमम समस्या उत्पन्न हो रही है सप्लाई डिमांड मैट्रिक्स की, वो इसी कारण हो रही है। लेटर ऑन विल डिस्कस हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस। इस समय जो ब्रॉयलर का मार्केट है वो मार्केट ऑलमोस्ट 1.5 गुना है हमारा लेयर इंडस्ट्री के मार्केट से, बट स्टिल द लेयर इंडस्ट्री इज ऑल्सो सस्टेनेबल। ये एक चक्र में मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि कितने तरीके के बर्ड और कौन कौन से बर्ड कितने प्रिपोर्शन में हमारे देश में मौजूद हैं। जो टोटल बर्ड्स की संख्या है उसमें लगभग 30% बर्ड वो हैं जो आपके घर के पिछवाड़े में रखे हुए हैं, लगभग 40% बर्ड्स वो हैं जो मीट पर्पस के लिए पाले जाते हैं, लगभग 25% वो बर्ड्स हैं जिनको अंडे के लिए पाला जाता है, और ऊपर जो छोटे छोटे से फ्रैक्शन देख रहे हैं आप 0.6% एंड 1.45% वो डक हैं और अदर स्पीशीज है। और एक आपको क्लासिकल एग्जांपल बताता हूं मैं, खासकर आसाम का। लास्ट टाइम आई विजिटेड KVK मोरीगांव एंड आई हैव सीन वहां का जो हेड है, शी हैज टेकन अ कीन इंटरेस्ट। उसने आप लोगों को ट्रेंड किया एक नए ट्रेंड के लिए, और वो ट्रेंड था जैपनीज क्वेल का प्रोडक्शन। और जैपनीज क्वेल के प्रोडक्शन को उस गांव में लोगों ने अपनाया, और करीब 1 साल बाद जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आई थी, एवरीबडी वाज ट्रेन्ड एंड दे वर फैचिंग अ गुड प्राइसेस। सो दिस इज हाउ ट्रेन्ड सेटर्स आर देयर अमंगस्ट अस, इट इज ओनली रिक्वायर्ड टू मोटिवेट देम। प्रेरणा कौन देता है, सपोर्ट कौन करता है, आगे कैसे बढ़ाया जाता है, वो अगर प्रशिक्षण के साथ उसको हम मर्ज कर देते हैं कि प्रॉपरली ट्रेंड करें, उसके बाद वो वेपन आपको दें, तो ऐसी कोई भी युद्ध नहीं है जिसको हम जीत नहीं सकते हैं। ये रीजन वाइज ग्रोथ है, एंड सारे रीजन्स पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे जाऊंगा।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द एरिया इज डेफिशिएंट इन पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. Why I'm saying so? Because the Assam state is a net importer. आपके यहां जितना प्रोड्यूस होता है वो प्रोडक्शन आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, आपको बाहर के राज्यों से इसको आयात करना पड़ता है. यहां पे पालने की कौन कौन सी मुसीबतें हैं? हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. आपको जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो ज्यादा आती है, मार्केट पे प्राइस कम मिलता है, उसके कारण क्रैश होना स्वाभाविक है. क्योंकि जो ट्रेड डील्स होते हैं वो बड़े लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करते हैं. और अभी जितना मार्केट है मोस्टली यूजुअली इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय कलकत्ता. नाउ हाउ टू शिफ्ट द सेंटर फ्रॉम कलकत्ता टू आसाम और कलकत्ता टू एनी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, दैट शुड रिमेन आवर फोकस. सुबह वार्तालाप चल रही थी, हम लोग बात भी कर रहे थे और प्रमुख सचिव साहब का भी ये ओरिएंटेशन था कि हमें आसाम में वो डेवलपमेंट करना है जिससे यहाँ की जो चीज़ें पैदा हों वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हब में एंटर, जिसमें क्वालिटी का हमको देखना है, बाकी के कंस्ट्रेंट्स हमको देखने हैं, रूल्स रेगुलेशंस हमको फॉलो करने हैं, एक क्वालिटी का चीज़ आपको देना है. सो हाउ वी कैन गेट दी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स. तो उसके सबसे पहले उसमें क्वेश्चन निकलता है, आर वी exporting the material from our country, whether other states are doing so. So yes, other states are doing. ये सारे फिगर्स आपके सामने हैं, कौन कौन से स्टेट्स को कितना कितना मटेरियल हमने एक्सपोर्ट किया है. सो कीप इन योर माइंड, अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है तो यू आर अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड यू कैन ऑल्सो डेवलप दैट स्किल टू हैव और टू एस्टैब्लिश एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, जिसमें आप अपने यहाँ के लिए और बाहर के लिए दोनों जगहों के लिए अपने प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं. दीज आर दी रियल एक्सपोर्ट्स. नाउ ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है, थोड़ा सा मैं इस बात को डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ वर्ल्ड ओवर जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है, वेदर इट इज अंडा या ये मुर्गी, नॉर्मली अगर आप देखें वॉल्यूम वाइज मैंने फिगर्स दिए हैं, आई एम नॉट रीडिंग इट, बट मोटा मोटा आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी देश अमेरिका से लेकर चाइना तक जो भी प्रोड्यूस करता है उसका लगभग 10% ही इंटरनेशनल मार्केट में आता है. 90% जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं इट इज कंज्यूम्ड इन देयर ओन डोमेन. बट जब हम इंडिया की स्थिति देखते हैं, जो फिगर्स मैंने आपको दिखाई, तो स्टिल हम अपने प्रोड्यूस का 3% से 3.5% ही एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं. सो देयर इज अ ट्रिमेंडस स्कोप. इवन जब हम कहते हैं कि हम विश्व में तीसरे स्थान पे अंडे के प्रोडक्शन के लिए, तो जब हम एक्सपोर्ट करने की बारी आती है वो लोग 10% करते हैं. तो व्हाई वी आर नॉट टचिंग दैट फिगर, वी आर 1/3 ऑफ दैट फिगर. तो इस फिगर को अगर मीट आउट करना है आपको, देन ऑल्सो यू कैन थिंक इन दैट डायरेक्शन. और कौन कौन से प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो नीचे वाले लाइन में मैंने आपको दिखाया है कि ये सारी चीज़ें इंडिया से एक्सपोर्ट होकर के जा रही हैं. कंट्रीज के नाम भी मैंने आपको बताए थे. अब ये हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस प्रोडक्शन सिस्टम में जाते हैं, मुर्गी उत्पादन के क्षेत्र में जाते हैं, तो हम या भारत सरकार ने या आपके राज्य सरकार ने आपकी सुरक्षा की व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि बाहर की बीमारियां आपके देश में ना आए, आपकी समय समय पे देखभाल होते रहे ताकि आपने बर्ड्स को अच्छे तरीके से रख पाएं, अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर पाएं, उनसे ऑप्टिमम या अधिकतम उनका प्रोडक्शन ले सकें और उनकी प्रॉपर व्यवस्था करते हुए मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें. सो दीज आर आवर सिस्टम. हम लोगों के अलग अलग पोर्ट्स हैं जहाँ से हम लोग चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, समटाइम्स यूनिक, और हम एक्सपोर्ट करते हैं. तो दोनों कंडीशंस में हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स होते हैं. पूरे देश में 6 जगह हैं, दिल्ली में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है, और 2 नए खुले थे 6 साल हो गए ऑलमोस्ट उनको. वन वॉज एट हैदराबाद, अनदर इज एट बेंगलोर. तो वी आर फैसिलिटेटिंग दैट. तो ये सारी चीज़ें आपकी सुरक्षा के लिए लगी हुई हैं. अगर आप इस बिजनेस में आते भी हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कल से आज के डिस्कशन में मुझे सारे स्टेक होल्डर से मैंने डिस्कस किया था, ब्रॉयलर तो साहब बहुत अच्छा चल रहा है, लेयर इंडस्ट्री की यहाँ पे प्रॉब्लम है. सो अंडे के मामले में हमको सेल्फ सफिशिएंट होना है. कुछ सरकार ने पॉलिसीज़ भी बनाई हैं. लेयर इंडस्ट्री का साइज छोटा है, बट अगर आप इसका ग्रोथ देखें तो लगभग 6 से 7% बना हुआ है.
और हम इस ग्रोथ को बनाए रख सकते हैं। खासकर इस ग्रोथ को कम से कम आसाम में हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद सर्टन इंटरवेंशंस। ये हमारी एनुअल ग्रोथ रेट है, सिर्फ इसको दिखाने के पीछे उद्देश्य एक ही है। हमारे दिमाग में कई बार ये चीज़ें आती हैं कि जब ग्रोथ कंटिन्यूस होती रहती है तो एक जगह ऐसी ना ऐसी आएगी जहां हम डाउनफॉल को भी देखेंगे। लेकिन खासकर एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर, दो ऐसे सेक्टर हैं जो स्वतंत्रता के बाद आज तक जिनमें कभी भी नेगेटिव ग्रोथ हमने देखी ही नहीं, एंड दैट इज द रियल स्ट्रेंथ। और अगर आप देखें तो कॉन्स्टेंटली 5% से ऊपर ही ग्रोथ रेट रहा है। इवन इट हैज टच टू 10%, 10.19%, बट नेवर, इट हैज नेवर बीन लेस देन 5%। और अगर ये आपको 10 साल का ग्रोथ ऐसा दिख रहा है तो ये मान के चलिए कि आगामी 10 वर्षों में जिन डेवलपमेंट के साथ, जिन इनपुट सप्लाई के साथ हम लोग चलेंगे, इसके ऊपर ही जाने की संभावना है। सो डोंट फील कि चीज़ें सैचुरेट होने वाली हैं, हमें इस बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। जाइए, अच्छे से कीजिए। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको उत्तर प्रदेश का। आई एम हेलिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश। पहले नेशनल फिगर में कभी भी उत्तर प्रदेश अपीयर नहीं होता था, बट नाउ यू कैन सी उत्तर प्रदेश इज रैंकिंग 13th। एक नॉन ट्रेडिशनल पोल्ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट 2012 में पॉलिसी ला करके और अपने आप को नेशनल फिगर में प्रतिष्ठित कर सकता है। आप क्यों नहीं कर सकते? आपके यहाँ पॉलिसी बना, राइट इंटरवेंशन होंगे, राइट प्रोडक्शन सिस्टम लगेगा, राइट सप्लाई चेन होगा आपके पास, वैल्यू एडिशन होगा आपके पास, तो हो सकता है मे बी इन नेक्स्ट 5 years if I'll come, I would like to show here Assam is also figuring out in this figure everywhere in the country. These are meat producing state. इसमें भी ट्रेंड जस्ट रिवर्स दिखाई देता है, बट स्टिल स्कोप एग्जिस्ट बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे अच्छा ब्यूटी यहां पर यह है, जो बायोसिक्योरिटी है, दैट कैन बी डन विथ अ लिटिल एफर्ट्स। इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री वी नीड टू हैव अ लॉन्ग एफर्ट्स just to maintain the biosecurity, which is the first and foremost important for a safe production of food, another for export of food. So Assam is having this opportunity. You can develop the zones, and through these zones we may have the export oriented hubs over here. This is a species wise meat contribution. और सिर्फ यहाँ पे मुझे दिखाना आपको ये है कि बड़े जानवर हमने बहुत देखे हैं, सारे स्पीशीज को कंपेयर किया है, बट पोल्ट्री का आज भी कोई मैच नहीं है। आप देखेंगे टोटल जो मीट प्रोड्यूस होता है कंट्री में, मे बी वी हैव गॉन थ्रू बफलो, देन कैटल, देन शीप, देन गोट, देन पिग, इवन पिग। टोटल मीट प्रोडक्शन का 50% इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय पोल्ट्री। सो नाउ यू कैन थिंक द मैग्नामिटी ऑफ दिस सेक्टर which is catering to the needs of the country to a tune of 50%. So these are the top 10 meat producing state, but here इस फिगर में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको। What I am trying to show you, जो मार्केट शेयर हमारा पोल्ट्री मीट का है और खासकर आपके आसाम का है, आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा मुर्गा दिख रहा है आपको, और 95% मैंने शो किया है, दैट इज द लाइव मार्केट। मुर्गा जो लाइव मार्केट में बिकता है, जहां हाइजीन मिनिमम होता है, बट स्टिल पीपल प्रेफर्स टू गो टू दैट मार्केट। नीचे बहुत टाइनी से फिगर आपको दिख रहे होंगे, 4% एंड 1%। 4% इज प्रोसेस्ड एंड 1% इज फर्दर प्रोसेस्ड। कोई जरूरी नहीं है कि आप मुर्गा पैदा करने पर ही लगें। अगर पैदा हुआ मुर्गे को अगर आप प्रोसेसिंग में ले जाते हैं, somebody may establish a processing plant, somebody may establish a value adding of projects having value addition, then also बहुत सारे रोजगार आप सृजित कर सकते हैं। और खासकर मैं बता रहा हूं रूरल कॉटेज इंडस्ट्री का एक सपना यह भी हो सकता है कि रूरल लेवल पे, कॉमन कम्युनिटी बेस्ड पे हम इन प्रोजेक्ट्स को कॉन्सेप्चुलाइज करें। आप लोगों ने जो मुर्गे अपने फार्म पे पैदा किए हैं उनको सेंट्रलाइज प्रोसेस हो सके, वहाँ से सेंट्रलाइज मार्केटिंग की व्यवस्था हो सके। आप सबको पता भी है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ह्यूज सब्सिडी दे रहा है। दैट ऑल्सो इज अ कॉन्सेप्ट। क्लस्टर अप्रोच में 8-10 लोग जुटिए एक साथ, 100 लोग जुटिए एक साथ काम कीजिए, आउटपुट का भी शेयर आप 100 के 100 लोग उसको बांट सकते हैं आपस में। एंड द सेम इज विद द लेयर इंडस्ट्री। अंडा पैदा किया और अंडा बाजार में बेच दिया। सो दिस इज टेबल एग। 94% of the egg produced in the country is being sold as a table egg, but only 2% and 1%, 2% which is processed, less than 1% which is further processed. इस तरफ भी ध्यान देना है। अगर इस तरफ ध्यान देंगे, ये भी रोजगार के नए अवसर हैं आपके,
खासकर इंडस्ट्रीज के साथ जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज डेवलप होते हैं उनके लिए. So few of you can think of a startup. I'll try to discuss one or two startup just to motivate you. Some of you might be interested कि मुझे अब रूरल पोल्ट्री प्रोडक्शन सिस्टम से कुछ नहीं करना है. Where I can go, sufficient exposure I have taken in poultry production. So there are few more spaces, there are few more occasions, there are few more scopes where you can work, and those scopes we shall try to discuss. You can see these are the new startups. इनकी हिस्ट्री कभी ट्रैक कीजिएगा. दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग चिकन बट दे आर द मेजर नेम्स इन द पोल्ट्री इंडस्ट्री. सो व्हाट दे हैव डन एट वन और अदर पॉइंट ऑफ टाइम, सम स्पार्क केम टू देयर माइंड. उन्हें अपने दिमाग से जब भी उनके दिमाग में कोई नई चीज उपजी उसको ट्रांसलेट करने का कोशिश किया. और कुछ नहीं है, मोस्ट ऑफ देम आप देख रहे होंगे 15-16 इसके आसपास के स्टार्टअप हैं. बट नाउ दे आर रनिंग अ बिजनेस in a huge quantities. These are something like that. Somebody has come with the fresh chicken, somebody has come with the egos, somebody has come with the happy hands. You can also brand your product like this. You can also establish your own arena, and you can establish also your own brand values. And there are some large integrators also. तो कभी आपको लगता है मार्केटिंग की समस्या हो रही है, इनपुट सप्लाई की समस्या हो रही है, you can enter in that production system also. And जब तक आप अपने पैर पे खड़े होते हैं तब तक उनका सहारा ले सकते हैं. नाउ दिस इज इंडियन फीड मार्केट. और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो ब्रॉयलर फीड है लगभग 15% शेयर वो पूरे मार्केट का लेता है. लेयर फीड 11% मार्केट का लेता है. डेयरी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर पोल्ट्री का फीड इंडस्ट्री आप देखेंगे लगभग दुगना. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एंसिलरी यूनिट वेयर यू कैन थिंक ऑफ. अगर कोई देखता है कि उसके जिले में फीड का रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, यू कैन गो विथ अ फीड इंडस्ट्री. और उसके लिए गवर्नमेंट ने खासकर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में बहुत सारे फंड आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं. यू कैन टेक केयर ऑफ दैट, यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम दोज प्लेसेस. अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए कि पोल्ट्री का ये ग्रोथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है. और ये सारी चीजें आपके यहाँ भी एप्लीकेबल हैं. हर एक आदमी की पॉकेट थोड़ी बड़ी हो गई है, हर एक आदमी की अफोर्डिंग कैपेसिटी बड़ी हो गई है. हर एक घर में पहले सिर्फ मुखिया कमाने जाता था, आजकल घर के सारे मेंबर बाहर होते हैं. तो खाना पकाने का समय भी नहीं होता है. ये सारे के सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं. एंड ऑन सेंट्रल पॉइंट देयर इज अ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. हर एक आदमी चाहता है कि उसको संतुलित भोजन मिले, संतुलित वृद्धि हो और अच्छा स्वास्थ्य. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अच्छा स्वास्थ्य. हम लोगों का एक लक्ष्य है. ये क्वेश्चन रेस किया था ओपी सिंह जी ने. He said, और उसके बाद एक सोल्यूशन की भी बात की थी, खासकर what his company is doing towards this. So as a whole मैं पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात कर दूं, क्योंकि आजकल सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट किसी भी काम करने के पहले आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपके बीच में आ जाता है. There are very many constraints, rules and regulations. अगर इसको 1950 के दशक से मैंने 1962 से फिगर कुछ ली हुई हैं, इनको अगर आप देखेंगे तो हमारे मुर्गी के लिए खासकर जो लैंड यूज था वो लगभग 81% कम हुआ है. इसका मतलब पहले ज़्यादा जगह पे कम मुर्गियां रखते थे, अब कम जगह में ज़्यादा मुर्गियां रखते हैं. दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी. पानी की रिक्वायरमेंट लगभग 70% कम कर ली हमने. पहले लेविशली यूज करते थे, बट अब जो पानी का इस्तेमाल करते हैं ऑलमोस्ट वी हैव रिड्यूस्ड टू अ ट्यून ऑफ 70%. अब जो एमिशंस होते थे 61% वो भी डाउन हुआ है. एनर्जी भी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनर्जी है. करीब 41% एनर्जी भी आपको कम लगता है आज की तारीख पे. इन अदर वर्ड्स, इफ आई से, देन क्लियरली वी कैन से दैट द एग्स आर फ्रेंड्स ऑफ दिस प्लैनेट. सो एब्सोल्युटली दिमाग में उस बात को रखिए कि अगर आप ये बिजनेस करते हैं, आप इस एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर होते हैं, आप इसका हिस्सा बनते हैं, तो देश की और हमारे विश्व की व्यवस्था, खासकर जो क्लाइमेट वाली है, उसको भी बचाए रखने में आप समर्थ हैं. दिस इज सम ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. जब भी आप किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, क्योंकि जो रूरल प्रोडक्शन सिस्टम में है उन लोग कभी ट्रांसलेट करना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन सिस्टम में जाना चाहते हैं, इतने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं जिनको आपको देखना होता है, इनके अनुसार चलना होता है, इसके अनुसार कार्रवाई करनी होती है. किसी भी एक्सपर्ट की, किसी भी विशेषज्ञ की आप सलाह लेंगे, वो आपको बता देंगे what all rules and regulation exist in our country through which
You have to go and then you can secure your business. These are the laboratories for surveillance. Of course, आपके गुवाहाटी में भी एक है, so आप लोगों को उतना ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, बट कभी कोई अगर समस्या खड़ी होती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है बीमारी का तुरंत पता लगा करके उसका इलाज करना। तो उसकी सुविधाएं हमारे पूरे देश में रीजन वाइज उपलब्ध हैं। Fortunately, Northeast is also figuring out. At Guwahati, we are having one RDDL. These are animal health sector companies. कहने का मतलब है जब आप काम की शुरुआत करते हैं तो आपके साथ बैकिंग इतनी सारी कंपनीज का होता है कि आपको जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी वो चीज़ हमारे देश में मौजूद है। बट यस, देयर आर फ्यू चैलेंजेस, और उन चैलेंजेस को भी आपको देखना है कि उन चैलेंजेस को हम कैसे मीट आउट करें, तभी आने वाले समय में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर की हम भूमिका निभा पाएंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसकी बड़ी लो प्राइस हमको मिलती है। बट ऑफ कोर्स इफ यू आर गोइंग विद अ क्वालिटी, इफ यू आर गोइंग विद अ ब्रांड, यू कैन काउंटर दैट। हाई प्राइस ऑफ फीड इंग्रेडिएंट, हमेशा फीड की प्राइस बढ़ रही है। सवेरे भी डिस्कस हुआ, मक्का का प्राइस इट इज स्काई रॉकेटिंग नाउ, सोया का प्राइस इट इज स्काई रॉकेटिंग नाउ। बट scientists day and night are working just to reduce the feed cost. Alleged AMR issues, सबेरे ब्यूटीफुली इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड कि कहाँ से ड्रग एब्यूज हो रहा है हमको पता ही नहीं चलता। और ओपी सिंह जी, आपकी बात को मैं एक और चीज से सप्लीमेंट कर देता हूँ कि समटाइम्स यू शुड ट्राई टू कंपेयर द पेस्टिसाइड्स, insecticides and other chemicals being used in the agriculture sector. Because whatever is antibiotic over here, they try to classify it as pesticide and insecticide over there. And it is almost 300 times than what you are using. And we never blame, हम कभी अपने खाने को, गेहूं वाले को, चावल वाले को कभी ब्लेम नहीं करते कि उसने भी हमको कुछ खिलाया। बट अगर आप उसका एंटीबायोटिक यूज देखेंगे, इट इज 300 टाइम्स देन द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में इसलिए कह रहा हूं, हियर मेनली एंड मेजरली whatever we are using, it is for curative purpose. कि जब कोई हैपनिंग हो जाता है, बीमारी हो जाता है, तो उसको ट्रीट करना जरूरी होता है। एंड देन वी आर ऑब्जर्विंग द विड्रॉल पीरियड ऑल्सो। तो ये AMR हम लोगों का खासकर लाइव स्टॉक सेक्टर का इशू नहीं है। बट एक बड़ी पुरानी कहावत है, मैं वो भी आपको सुना दूँ। जब आपने देखा होगा, आधे से ज़्यादा लोग रूरल बैकग्राउंड के हैं, गाँव के हैं, कि गाँव में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो सबसे कमज़ोर होता है और गाँव वाला हर काम के लिए उसको ब्लेम करता है। वो कहेगा उसकी गाय चोरी चली गई तो वो कहेगा राजू ने करवाया होगा। वो कहेगा उसको पीट दिया, उसने कहा राजू ने करवाया होगा। तो गांव में कोई हैपनिंग हो, बट दैट पुअर जेंटलमैन इज बीइंग ब्लेम्ड फॉर दैट। एंड हियर आई कोट, द पोल्ट्री इज दैट रामू, राजू, जिसको हर काम के लिए हम ब्लेम कर देते हैं। कोविड आया, पोल्ट्री के कारण हो गया, 3 महीने बाद वही पोल्ट्री आपका स्ट्रेंथ बनकर निकलता है टू फाइट विद द कोविड। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई आवर ओन स्ट्रेंथ। एंड आई डू एग्री विथ यू, जब तक हम आपको अवेयर नहीं करेंगे, लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंचाएंगे, हर एक को उसकी स्ट्रेंथ नहीं पता होगी, तब तक ये रूमर्स चलते रहेंगे, इन कहावतों पे हम चलते रहेंगे और अपने आप को कमजोर करते रहेंगे। सो जस्ट गेट ओवर टू इट। नाउ competitive import export, already we talked about this. Environmental impact, we tried to have a discussion at length with this. Welfare issues, yes, nowadays this is paramount. और आप लोगों के लिए खासकर मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के पास सफिशिएंट स्पेस है, अच्छा हिली टेरेन है, यू कैन डेवलप योर हैप्पी चिकन्स एंड यू कैन मार्केट इट लाइक दैट। बिकॉज इस कंट्री में बहुत सारे स्टार्टअप निकले हैं जो हैप्पी हैंड्स के नाम पे हैं, एगोस के नाम पे हैं। That also somewhere and somewhat can be translated over here. But the way forward, only I can summarize, that is always try to follow विवेकानंद जी का जो बड़ा पुराना स्टेटमेंट था, और उनने हमेशा लोगों के बीच में प्रेरणा देने के लिए हमेशा ये कहा कि पहले तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। और उनका कहना था कि उठो, चलो और तब तक चलते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। और यहां आप सबका लक्ष्य है मुर्गी पालन, देश के देशवासियों की स्वास्थ्य व्यवस्था और उसके आगे देश की आर्थिक सुदृढ़ता। सो जस्ट गेट अप, वॉक and walk till you achieve your target. Now this is what I say when we call the poultry the wonder bird,
आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे सस्ता, सुंदर, सुलभ और संतुष्ट तरीका आपका जो है वो है मुर्गी पालन। एंड दिस इज व्हाट दिस आई वांट टू कोट स्पेशली ओवर हियर। जिस ऑर्गेनाइजेशन से ये लेडी आती है और उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने खड़ा किया है, ही इज अ आसामी चैप, इज अ ग्रेजुएट ऑफ वेटरनरी कॉलेज हनापारा, डॉक्टर हरकृष्ण डेका। 3 लाख महिलाओं को एकजुट करके एक अच्छी कंपनी एस्टेब्लिश की है, विच इज मोर देन 200 crores नाउ। So what I mean to say is spark already exists। शक्तिपुंज, प्रकाशपुंज आपके अपने आसाम के अंदर है। समय है उसको जागृत करने का, चैतन्य करने का, चेतना ग्रहण करने का। और मेरा अपना मानना है कि आप लोग जैसा देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, वही चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। विजुअल परसेप्शन होता रहता है, और जब दिमाग में कोई चीज़ चलती है, मस्तिष्क में कोई चीज़ घूमती है, तो उस पर विचार मंथन बहुत तगड़ा होता है। और जब वो विचार और मंथन होता है, तब आप सोचते हैं कि आपको क्या करना है, और सोचने के बाद आप उसको अपने कार्य रूप में परिणित करते हैं। और वही आपका जो कर्म है वो आपके आने वाले भाग्य का निर्धारण करता है। तो उठिए, अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं कीजिए। और मेरे हिसाब से तो what all we can think of, it is always एक नया सवेरा जरूर आएगा। जब भी हम जागें तब से उसकी शुरुआत होगी, परंतु आने वाला भविष्य बहुत सुंदर, बहुत अच्छा और हम सभी के लिए बहुत उज्जवल होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर अ पेशेंट हियरिंग, एंड आई मस्ट थैंक IPMA, आई मस्ट थैंक Poultry India, and I must thank the local organizers to give me an opportunity to present my views। अपने आप की जो अभिव्यक्ति थी वो करने की मुझे आज़ादी दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद भी अगर किसी की कोई क्वेश्चन होंगे, किसी की कोई प्रॉब्लम होगी, दैट ऑल्सो वी आर ऑलवेज रेडी टू लिसन टू सॉल्व इट। पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।